सामने आ रहा है। हमारे साथ एक प्रत्याशी बने हुए हैं डॉक्टर राकेश जी। जानते हैं इनसे कि ये किस प्रकार से चुनाव को देखते हैं और इनकी क्या विचारधारा है। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। वर्तमान में जो चुनाव का माहौल है इसमें जनता को चाहिए दलदल से निकल कर काम करें। दलदल में रहते हुए कभी भी उसका विकास नहीं हो सकता है। वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो एक दल के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और जनता का विकास नहीं बल्कि विनाश करते हैं। वर्तमान सांसद ने जितने भी गाँव को गोद लिया वो सारे गाँव को पोलियो मार गया है। एक भी गांव चलने के लायक नहीं। आप भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं जी। तो आपका पार्टी कौन सा है और क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी पार्टी भारतीय जन क्रांति दल है और 2014 में भी मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ा था पटना साहिब से, और 2014 के मैं 2004 से सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। कौन सा पद के लिए आपने चुनाव कंटेस्ट किया? लोकसभा चुनाव में लड़ा था 2014 में, पटना साहिब से ही लड़ा था। फिर इस बार पटना साहिब से ही लड़ रहा हूँ। पटना साहिब में कई मुद्दे हैं। गांव का विकास नहीं हुआ। हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका कि विकास होना ज़रूरी है। हमारे क्षेत्र में दो ऐसा मंदिर बचा है जो आज तक अविकसित है। एक मंदिर है बैकटपुर धाम जिसको कहते हैं, वो जरासंध काल का है, भगवान कृष्ण के पहले का है, वो भी उपेक्षित है। तो अभी तो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं ना, मतलब वही माहौल बना हो तो अभी उसी से कहाँ लग पा रहे हैं। मंदिर मस्जिद करना और जो हमारा अपना पुरातन चीज़ है, देखिए हम किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने पुराने चीज़ों को, जो मेरा धरोहर है, उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है उसको धोने की बात कर रहे हैं। जैसे उसके बगल में हमारा एक रेलवे स्टेशन है जिसको बख्तियारपुर के नाम से जानते हैं। वो बख्तियारपुर हमारे लिए कलंक है। जिस व्यक्ति ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के धरोहर को नष्ट किया उसके नाम पे वो गांव बसा हुआ है। ये प्रत्येक बिहारियों के लिए कलंक की बात है और खासकर पटना साहिब की जनता के लिए कलंक की बात है। राकेश जी, जानना चाहेंगे कि हर राजनीति के दांव पे जो या भाषा मंदिरों के और धरोहर के आसपास की क्यों सीमित हो रहे, विकास के ऊपर बात क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं शिक्षा के ऊपर बात हो सकती है। और पटना साहिब जहाँ की आप बात कह रहे हैं वहाँ पर इतने भारी संख्या में लोग व्यापार में लगे हुए हैं, अगर उस और कोई बात की जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। देखिए पूरे बिहार में व्यापार की अब बात करती हैं तो पिछले 35 सालों से बिहार को बर्बाद कर दिया गया। 8000 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, 8 करोड़ लोग पलायन कर गए। और ये दो भाइयों का जो समावेश रहा यहाँ, कौन दो भाई? लालू और नीतीश जी, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों भाई मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। अगर आप कहते हैं कि पुल पुलिया बनाना, सड़क बनाना विकास है, तो ये विकास नहीं विनाश है। विकास तब होगा जब क्षेत्र की जनता शैक्षणिक तौर पर, चारित्रिक तौर पर और मानसिक तौर पर विकसित होगी। अच्छा, आपका जो दल है उसमें आपने क्या मुद्दे रखे हैं, क्या आपका मैनिफेस्टो होगा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, उस बारे में जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जनता में जब भी कोई विवाद होती है, जब विवाद होती है तो वो चाहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। तो जनता जब कोर्ट में जाने की बात करते हैं तो वकीलों और जज के बीच में क्या बात हो रही है ये आपको नहीं पता चलता है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, ठीक है। और भारत में सिर्फ 8% लोग आयकर के दायरे में हैं, 92% लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो आपका पहला मुद्दा होगा कि जनता की बातें जनता के हिसाब से रखी जाए, दूसरा होगा कि आयकर को लेकर आप बात करेंगे, तीसरा ऐसे करके हम जाएंगे, स्पष्ट बात की जाए। क्योंकि क्या हुआ ना, राजनीति अभी दोषारोपण का एक खेल बन चुका है जहाँ पर लोग सिर्फ आते हैं और दूसरे पर कटाक्ष करके निकल जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि बहुत स्पष्टता के साथ राकेश जी आज हमारे चैनल के साथ खासतौर पे आप बने हुए हैं, तो आप अपनी बातें, मैनिफेस्टो की बातें हम चाहेंगे कि स्पष्टता से हमारे दर्शकों को बता सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम पहली बात तो किसी को प्रचारित नहीं करेंगे। अगर मैं किसी का विरोध करता हूँ तो उसका प्रचार कर रहा हूँ, वो काम मैं नहीं कर सकता। फ्री में मैं किसी को प्रचारित नहीं कर सकता।
उसके अपने एजेंडे हैं, हमारे अपने एजेंडे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बातों को रखता हूँ जो जनता के हित की बात है, जनता के लिए है। तो सबसे बड़ा ज़रूरत है न्याय जनता को मिलनी चाहिए, और क्षेत्र में 2 चीज़ें केवल मुफ्त में मिलनी चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य ये हर व्यक्ति का अधिकार हो और वो फ्री में मिले। बाकी किसी चीज़ को फ्री में ना फ्री में आपको अनाज देंगे, ना फ्री में पैसा देंगे। तो 80 करोड़ लोगों का जो डाटा, सरकारी डाटा है, उनको भूखे रख देंगे आप? भूखे क्यों रखेंगे? उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैसे? भिखमंगा क्यों बनाएंगे हम? कैसे? आत्मनिर्भर बनाएंगे। अनाज लेना भीख मांगना? बिल्कुल भीख मांगना है। कैसे, बताइए जरा। जनता को जब भी कुछ मुफ्त में दीजिएगा वो काम करना बंद कर देगा। आपको बैठा कर घर में फ्री में हम पैसा देते हैं तो आपका एंकरिंग करने के लिए आप आएंगे? नहीं आएंगे। आप कहेंगे चलो फ्री में मिल ही रहा है तो मैं क्यों काम करूँगी। मुफ्त में कुछ भी जनता को नहीं देनी चाहिए, उससे जनता निकम्मी हो जाती है और विकास नहीं होता है। वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वोट की राजनीति जो हो रही है, वोट के लालच में लोग मुफ्त में ये बांटेंगे, मुफ्त में वो बांटेंगे, जो कर रहे हैं। तो लालच जो है वो पार्टियां देती रही हैं और वो हर तरह से लुभावनी वादे करते रहते हैं। तो इसमें जो इंसान भूखों मर रहा है वो खाना क्यों ना स्वीकारता है? नहीं, भूखों क्यों मरेगा? जो मेहनत करेगा वो भूखे नहीं मरेगा। जो भी जनता, देखिए, जो भी पार्टियां मुफ्त की बात करती है, मैंने तो कई बार कहा कि प्रत्येक पार्टी को घोषणा पत्र एफिडेविट करके देना चाहिए। आप एफिडेविट करके दीजिए कि कल को आप अगर वादे पूरे नहीं करते हैं तो मैं आप पे केस कर सकूँ। तो वैसे तो फिर तो बीजेपी पे भी केस होनी चाहिए। जैसे एक मामला आया था हमारे सारे पार्टियों में। दर्शकों को मैं बता दूं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की बात रखी गई थी बीजेपी द्वारा 2019 के चुनाव में, और जीतने के बाद वो पीछे हट गए। तो वैसे तो कई पार्टियां जेल में होंगी और चुनाव आगे बढ़ेगा नहीं। तो चुनाव बढ़ेगा, फिर झूठे वादे करने को बंद कर देंगे, झूठा वादा करना बंद कर देगा। ये एक तरह से कहिए तो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, ये बात आपकी बहुत मुझे अच्छी लगी कि आप चाहते हैं कि जो चुनावी वादे हो वो उसका कोई ना कोई दायित्व रहे पार्टी के ऊपर। लेकिन ये बोलना कि जनता को कुछ देना, वो उनको निकम्मा बनाना या मुफ्तखोर बनाना, ये बात बहुत हद तक सही नहीं मुझे लग रहा है। लेकिन आप चूंकि प्रत्याशी हैं, आप जनता के बीच जाएंगे, कल को जीत के आप काम करेंगे, तो मैं चाहूँगी कि आपकी ही दृष्टि से मैं समझूँ कि ये बात कितना सार्थक है। बता रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने इस पर बहुत अच्छा चीज़ बताया। आचार्य चाणक्य के जैसा इकोनॉमिस्ट किसी पूरे वर्ल्ड में पैदा नहीं लिया। उनका स्पष्ट कहना था 2 चीज़ों पे, घर पे और जनता को निकम्मे बनाने पे। अगर आप मुफ्त में किसी भी चीज़ को कुछ देते हैं तो उनका आदी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके चैनल वाले आपको रोज़ कहेंगे काम करो, तुम मेरे पास आ जाना, हम तुमको रोज़ 100 रुपये देंगे, ठीक है? कुछ नहीं करना, यहाँ बैठे रहना। उसके बाद आपको क्या आदत हो जाएगी, और किसी दिन काम करने के लिए कहा जाएगा कि आज जाकर यहाँ पे डाकमले पे चले जाओगे, इंटरव्यू ले लो। उस समय आप कहेगा कि मैं कर जाऊँगी, मुझे तो फ्री में मिल रहा है। नहीं, तो जनता को इतना अवेयर तो पॉलिटिकल पार्टी ने ही नहीं बनाया ना। आप सिलेबस चेंज करते हो, आप वैसी जिम्मेदारियों से जनता को वंचित रखते हो जिसमें उसकी जानकारी होती है। जैसे सूचना के अधिकार को कई बार आप छेड़छाड़ करते हो, कई बार आप पाठ्यक्रम को बदल के रख देते हो, शिक्षा को बढ़ावा ना देकर धर्म को बढ़ावा आप देते हो, अलग अलग नाश करने की चीज़ों के बारे में उनको बताते हो। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी की खड़ी की गई चीज़ है ना। तो इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो मैंने कहा कि एक जवाबदेही होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जनता वैसे दुष्टों को चुनती है जिसका कि अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। हम आईएएस की परीक्षा देने के लिए जो हम चलेंगे, पटना साहिब की जनता आपको क्यों चुनेंगे? पटना साहिब की जनता इसलिए मुझे चुनेगी क्योंकि मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ और पिछले 2004 से सामाजिक कार्यों में लगातार लगा हुआ हूँ। और 14 के बाद, जो 14 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें जितने भी प्रत्याशी थे वो कभी सड़क की दिखाई नहीं देते हैं। और मैं कभी भी जहाँ भी जनता खोजती है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। और जनता के हित में मैंने कई कार्य किए हैं। बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए मैंने कई बार यह कर दिया। पटना में आचार्य चाणक्य की गुफा है जिसको जनता नहीं जानती है, उस
उसके लिए मैंने संघर्ष किया है। जो युवा एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है, इसके लिए मैंने कई बार संज्ञान लिया है। उसके लिए ज्ञापन मैंने दिया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। पहली बात तो ये है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी को भरोसा है अपनी शिक्षा पे। तो वैसे शिक्षा का क्या मतलब है? क्या से आपने ग्रेजुएशन पास किया उस होगी तो फिर स्टाफ का टेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो मतलब उसको अपने पढ़ाई में भरोसा नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? अच्छा, ठीक है। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता इतने बेहतरीन रूप से स्थापित हैं, तो फिर आपको क्यों आवश्यकता लग रही है कि आपको राजनीति का हिस्सा होना चाहिए? उससे क्या बदल जाएगा? जनता की बात रखने के लिए जो सांसद हैं हमारे क्षेत्र के, वो निकम्मे हैं। पटना साहिब में, पटना साहिब में, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जी, यहाँ का दुर्भाग्य है कि जो भी सांसद अभी तक बना वो जनता की बात नहीं रखता, सिर्फ अपनी बात रखता है, अपने परिवार और अपने लिए जीता है, जनता के लिए नहीं जीता है। जनता के कई मुद्दे हैं जिसको कि अछूता रखा गया, जनता की बात संसद तक नहीं पहुँचती है। और मैं जनता की बात को संसद में पहुँचाने के लिए मैं कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जनता के साथ एक ही बात करूँगा कि तुम्हारी आवाज़ बनना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे दो महत्वपूर्ण समस्या जो आपको लग रहा है पटना साहिब के लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, जो मुद्दा भी होना चाहिए चुनाव में, वैसी कोई दो समस्या बता सकते हैं क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ आप पर PMCH में जाकर देखिए, क्या है वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या? शिक्षा का स्तर दयनीय हो गया है। अच्छा, ये नीतीश जी कहते हैं कि मैं भोजन करवाता हूँ बच्चों को, इसलिए आते हैं। नहीं, ये बात तो सत्य है, डाटा भी निकलती ये है। नहीं, ये सत्य नहीं है, इस तरह से गलत है। केंद्रीय जो हमारे जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसमें भी है वो कि घोटालों का आंकड़ा है, ये लोग घोटाले के लिए करते हैं। जनता बच्चे पढ़ने के लिए जब जाएंगे, हम लोग के समय भी स्कूलें चलती थी और उस समय कोई भोजन नहीं मिलता था, बच्चे जाते थे कि नहीं जाते थे। और ये जितने भी योजनाएं इनकी बनती है, वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं बनती हैं वो उनके लिए बनती हैं जिनसे कि उनका कमीशन मिल सके और उनका पेट भर सके। जनता तो के लिए। शिक्षा में क्या जरूरी बदलाव की आवश्यकता आपको दिखी है पटना साहिब में? पहले तो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, मतलब निजी स्कूलों को बंद कर दिया जाए क्या? निजी स्कूलों को बंद नहीं किया जाए तो गाइडलाइन दिया जाए, जनता पे अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े। कैसा प्रेशर? जो शिक्षा का एक्सपेंडिचर, जो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर आ रहा है पर गार्जियन को देखने को मिलता है। प्राइवेट स्कूलों का हालत ये है कि पढ़ाई छोड़कर सब कुछ होता है। आपको ड्रेस हमसे खरीदना है, बुक फिर हमसे पढ़ाई खरीदना कहाँ है। होती है? सरकारी में? सरकारी में पढ़ाई हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन वहाँ शिक्षकों को क्या किया जाता है? पढ़ाना छोड़ के सब काम करना है तुमको। जनगणना तुम करोगे, खाना तुम बनाओगे, बर्तन तुम साफ करोगे, तो पढ़ने का कम मौका है उसके पास। और दूसरी चीज़, आपने शिक्षकों के साथ क्या किया? बंधुआ मजदूर बना दिया उसे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सबसे बड़ा दयनीय स्थिति होती है अनएम्प्लॉयड के लिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपके मेन क्या सुझाव होंगे? आपके वादे क्या होंगे वहाँ की जनता से? तो कहा कि मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। तो क्या वादा? शिक्षा के स्तर को मैं दुरुस्त कर दूँगा। प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षक जो होंगे वो सिर्फ शैक्षणिक कार्य करेंगे और उनको देखने के लिए जनता स्वयं रहेगी। एक कमेटी बनेगी, मोहल्ले की कमेटी, गांव की कमेटी, जो शिक्षा के स्तर को देखेगी, स्वास्थ्य के स्तर को देखेगी और न्याय के स्तर को देखेगी। न्याय के लिए उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आप राकेश जी से सुन पा रहे थे, ये पटना साहिब से खड़े होने का विचार रखते हैं, तो बने रहेंगे और ऐसे अन्य प्रत्याशियों के साथ हम बैठेंगे और जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं और वो क्या अलग लेके आ रहे हैं चुनाव।